SPPA ऑनलाइन में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम कुमार हूं और रोज़मर्रा की तरह आज भी पॉलिटिकल साइंस को लेकर के उपस्थित हूं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पिछले क्लास में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को पढ़ रहे थे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस चैप्टर के तीसरे वीडियो लेक्चर को लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स इसका कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आपको ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। फ़िलहाल आज की कक्षा शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं कि थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि पिछली कक्षाओं में यानी कि पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का क्या महत्व है और इसी कड़ी में हमने 2-3 संघर्ष और आंदोलन देखे थे। हमने देखा कि स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या होता है, दबाव समूह क्या होता है और राजनीतिक दल किस तरह से प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये सब में देखे तो हम लोग बिहार से क्रांति देखे थे यानी JP आंदोलन के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में चर्चा किया था जो एक जन क्रांति था। और तीसरा जो है हम लोग दलित पैंथर्स के बारे में जो एक संगठन था, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन यानी राजनीति से उसको कोई मतलब नहीं था, तो ये संगठन था। आपने देखा कि ये संगठन या ये आंदोलन किस तरह से सरकारों पर दबाव बनाती है और लोकतंत्र में लोकहित के मुद्दों को उठाती है और सरकार लोकहित के मुद्दों पर काम करने के लिए विवश हो जाती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और संगठन की बात करेंगे जो गैर राजनीतिक संगठन। हालांकि ये बड़ी गंभीर विषय रहा है, ये कई बार राजनीतिक संगठन हो चुका है, मतलब राजनीतिक समर्थन से चला है और कई बार अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन यानी स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होने का दावा भी करती रहती है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा ही एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो BKU। तो ये जो किसान यूनियन है, ये स्वाभाविक बात है, किसान यूनियन है तो किसानों के मुद्दा को उठाएगा। तो सबसे पहले इसके गठन की कहानी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे चर्चा में आया और फिर उसके बाद देखेंगे कि है ना इसके मुद्दे क्या क्या थे। तो गठन की कहानी इसमें थोड़ा सा उलझन है कि अगर आप यूँ देखते हैं तो 1986 में जो है इसके गठन मान लिया जाता है कि 1986 में इसका गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय महेंद्र सिंह टिकैत जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता थे तो माना जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो 1986 में जब इसका गठन माना जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसकी गठन की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। तो इसकी गठन की शुरुआत होती है 1972 से, 1972 से। अब क्या है कि किसान यूनियन जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे, हर जगह किसान तो हर जगह है, भारत कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। तो किसान हर जगह थे, मतलब पूरे भारत में। तो किसानों की मुद्दा सरकार तक पहुंचने के लिए हम लोग जितने भी समुदाय हैं ना, काम के आधार पर, जाति के आधार पर, सभी लोगों का अपना अपना संगठन होता है। तो स्वाभाविक है कि किसानों का भी संगठन रहा होगा। तो किसानों के बहुत सारे संगठन थे, अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसान संगठन थे। तो जब इनको लगा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम लोग छोटे छोटे संगठन मिलकर के उठाते हैं तो सरकारों तक उनकी बात, हमारी बात नहीं पहुंचती है, सरकारों पर उस तरह का दबाव नहीं बनता है जिस तरह से बनना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग जो है एक संगठित रूप से एक बड़ा संगठन बनाएं और उसी के तहत आंदोलन करें तो सरकार हमारी सुनेगी। इसी क्रम में 1972 में एक संगठन था पंजाब में जिसका नाम था खेती बाड़ी जमींदारी यूनियन, है ना। इसका नाम क्या था? खेती बाड़ी जमींदारी यूनियन। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हो गया पंजाब खेती बाड़ी यूनियन, है ना। पंजाब खेती बाड़ी यूनियन, शॉर्ट फॉर्म में इसको देखेंगे तो PKB। ये इसलिए याद रखें कि आगे जब भी मैं लिखूंगा तो PKB लिखूंगा। तो 1972 में पंजाब खेती बाड़ी यूनियन यानी कि खेती बाड़ी जमींदारी यूनियन जो पहले नाम था, उसके बाद पंजाब खेती बाड़ी यूनियन हो गया इसका नाम बदल के। तो पंजाब खेती बाड़ी यूनियन जो था इसमें कुल
11 जो किसान संगठन थे इसका विलय हो गया। कितने? 11 छोटे छोटे किसान संगठन थे, ये इस वाले यूनियन में मिल गए, है ना, और मिल गए, इसमें इसका विलय हो गया। तो यहाँ से एक शुरुआत हुआ कि ये जो छोटे छोटे किसान संगठन थे ये आपस में विलय करना शुरू कर दिया। तो ये 11 छोटे छोटे किसान संगठन किस में मिल गए? खेतीबाड़ी जमींदारी यूनियन में, जो कि बाद में पंजाब खेतीबाड़ी यूनियन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब आता है 1978। अब 1978 में देखिए 1978 में क्या हुआ, यानी कि इसके 6 साल के बाद ये जो पीकेबी था ना, पीकेबी, इसमें एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन मिला, है ना, और उस राजनीतिक पार्टी का क्या नाम था? जनता पार्टी सेकुलर। एस का मतलब सेकुलर। जनता पार्टी सेकुलर का लोक जनसेवा दल जो एक था, इसी पार्टी का कुछ अंग था, वो क्या हुआ? इसमें मिल गया और इसको मिल करके एक नया नाम दिया और उसका नया नाम था BKU। इसका नया नाम क्या हो गया? ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? BKU। फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय किसान यूनियन। तो कायदे से अगर हम इसकी मतलब उत्पन्न देखेंगे तो 1978 के आसपास माना जाएगा, है ना। इसके बाद BKU में 1980 में आ जाते हैं। देखिए इसके बाद क्या क्या घटना घटी। तो 1980 में आ जाते हैं। अब 1980 में क्या हुआ? 1980 में एक अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा। अब कहेंगे सर इसमें क्या हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन मतलब पूरे भारत देश में एक किसान सभा बुलाया गया और इसमें बहुत सारे जो और छोटे छोटे किसान थे, यानी दक्षिण भारत के जो भी किसान थे, कर्नाटक के कुछ पार्टियां थे, उत्तर प्रदेश के थे, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे किसान समूह और इसमें शामिल हो गए। कौन? किस में? BKU में, भारतीय किसान यूनियन में, है ना। और अभी एक राजनीतिक पार्टी के संगठन भी शामिल हैं। तो अभी ये स्वतंत्र राजनीतिक संगठन नहीं कहा जा सकता है, मतलब किसी राजनीतिक संगठन से प्रेरित है। तो यहाँ पे शामिल हो गए। बाद में क्या हुआ? इसी क्रम में इसमें आपस में फूट पड़ गया और कुछ लोग ये जो है दो खंडों में बट गया। उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन कौन सा 2 खंड बना, आप इतना समझिए कि 2 खंडों में बट गया। हालांकि तुरंत उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर से ये एक हो गया, है ना। और बाद में अगर आप देखेंगे कि एक हो गया और 1986 में क्या हो गया? एक नेता थे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिसका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। तो 1986 में इन्होंने क्या किया? BKU में क्या किया? पूर्व प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह, है ना, तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, और इन्होंने हेल्प लिया किसका? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का, है ना। महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह मिलकर के क्या किए? ये जो किसान संगठन था BKU यानी भारतीय किसान यूनियन, इसको फिर से पुनर्गठन किया, यानी फिर से गठन किया और कहा कि इस बार हम लोग स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है, मतलब हमारे संगठन में की भी कोई भी राजनीतिक इच्छा नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा अपना एजेंडा है और हमारा अपना जो है आइडियोलॉजी है, जिसके तहत हम किसानों के हितों की बात करेंगे, हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, है ना। तो 1986 में ये BKU पूर्ण रूप से जो है पुनर्गठित हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम देखें तो स्थापना तो यहाँ हो गया था 78 के आसपास, लेकिन पूर्ण रूप से व्यापक तौर पर जब गठन हुआ था तो इस समय जो 1978 में जब गठन हुआ था ना, इस समय ज़्यादा किसानों का समर्थन इस गठन को नहीं मिला था, है ना। तो इसलिए फ्लॉप हो गया था। तो इसको फिर से, जैसे आपका कोई घर पुराना अधूरा छूट जाता है तो उसको फिर से बनाते हैं, कोई जैसे पिताजी बना रहे हो और कुछ हो गया बीच में तो फिर पुत्र आते हैं तो उसको बनाते हैं। उसी तरह से ये क्या हुआ, यहाँ पे पिता पुत्र वाला बात नहीं है, यहाँ पे ये क्या हुआ, महेंद्र सिंह टिकैत ने 1986 में इसी संगठन को फिर से पुनर्गठन किया और किसका हेल्प लिया? पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे चौधरी चरण सिंह, वो भी किसानों का जाने माने नेता थे।
तो और महेंद्र सिंह टिकैत भी, तो दोनों ने मिलकर इसको संगठित किया और कहा कि इसका कोई भी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, बीकेयू का गठन हो गया। अब ये चर्चा में क्यों आया, तो ये चर्चा में क्यों आया, ये आपके सिलेबस में क्यों है, तो ये चर्चा में आया 1980 के दशक में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1960 या 70 के दशक में क्या हुआ था कि हरित क्रांति हुई थी हमारे देश में। अब आपके लिए कन्फ्यूजन का विषय है कि ये हरित क्रांति कौन सा चीज़ है, क्या है हरित क्रांति। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो भूगोल में जब कृषि चैप्टर है उसमें शायद है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में बता दें। हरित क्रांति, पहले जब खेती होती थी तो खेती होती थी केवल खाने के लिए, मनुष्य का अपना जितना जितना ज़रूरत होता था उस हिसाब से खेती करते थे। उतने व्यापक तौर पर व्यवसाय को खेती को व्यवसाय के रूप में कभी नहीं देखा गया, है ना। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा तो जिस देश में उद्योग चल लग रहा था उस देश की कमाई हो रही थी। लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में ज़रूरत थी कि कृषि को ही उद्योग बना लेना। हालांकि ये भारत से नहीं शुरू हुआ था, अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अब हरित क्रांति बहुत बार हो गया तो मैं हरित क्रांति को कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो क्या हुआ, इस समय में कृषि के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई। क्रांति क्या हुई, जो पुराने तरीके से खेती किया जाता था ना उसको नए तरीके से खेती किया जाने लगा। उसमें क्या हुआ, रिसर्च हुआ, संकर नस्ल आप सभी लोग जानते हैं। तो एक होता है मूल बीज और उसी दो बीजों को क्रॉस करके जो है संकर नस्ल बनाया जाता है और उससे क्या होता है, उपज ज़्यादा होता है। ठीक है, नए नए हथियार कृषि जो है हथियार की व्यवस्था किया गया, है ना। नए नए उपकरण लाए गए कृषि क्षेत्र में। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, है ना। उसके बाद खाद जो है उर्वरक वगैरह का यूज किया गया। तो इन सब चीज़ों के आधार पर जब खेती किया गया तो देखा गया कि उपज में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और बहुत ज़्यादा उपज होने लगा। और इसी बहुत ज़्यादा उपज जब हुआ तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया हरित क्रांति, उपज बहुत ज़्यादा होने लगा। तो अगर आप देखेंगे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत की अगर हम बात करेंगे तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पूछ सकता है। तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत में जनक थे। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि 1980 के दशक में उदारीकरण, अर्थव्यवस्था में भारत में उदारीकरण की नीति तेज हुई और हरित क्रांति में चूंकि गेहूं और गन्ना जो था दो नगदी फसल बन गया था। कौन कौन, गेहूं और गन्ना, दोनों फसल आप लोग जानते हैं। तो नगदी फसल का मतलब ये होता है जिससे कमाई होता है, जिससे पैसे मिलते हैं। गन्ना की खेती क्यों की जाती है, खाने के लिए तो ऑप्शनली नहीं की जाती है, बेचने के लिए किया जाता है, तो इससे पैसे बनते हैं। गेहूं का भी खेती इसीलिए किया जाने लगा तो इससे पैसे बनते थे, है ना। 1980 के दशक में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, उदारीकरण की नीति लाई। अब उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण का मतलब होता है जो व्यवसायी वर्ग हैं उनको रूल नियमों में बहुत सारा छूट दिया गया, है ना। तो उसमें क्या हो गया, गन्ना और गेहूं के जो दाम थे उस पर कंट्रोल हो गया। मतलब सरकार ने कंट्रोल कर दिया कि भाई कृषि उपज बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो इनको कंपनी वाले को फ़ायदा नहीं होंगे, तो कहा कि ये कंट्रोल कर दिया गया इसके दाम। बस इसी बात को लेकर के किसान क्या हो गए, नाराज हो गए। किसान मतलब किसान संगठन बीकेयू और महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन करने लगे। इससे पहले महेंद्र सिंह टिकैत कई आंदोलन कर चुके थे छोटे छोटे। तो 1988 के आंदोलन के हम बहुत सारे आंदोलन इन्होंने किए भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले। तो हम 2-3 प्रमुख आंदोलन की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे 1988 की। 86 में इन्होंने बनाया, 1988 में इन्होंने क्या किया, मेरठ के जिला अधिकारी का घेराव किया और 25 दिनों तक वहाँ पे धरना दिया। किस लिए दिया था, तो बिजली के जो दाम में है बढ़ोतरी कर दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि बिजली से किसान को क्या लेना देना है, तो बिजली से किसान को लेना देना है, क्योंकि बिजली से ही सिंचाई व्यवस्था होती है। तो जब बिजली के दाम बढ़ गई तो स्वाभाविक बात है किसानों का नुकसान होगा। तो इन्होंने क्या किया, इनके नेतृत्व में, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले, मेरठ उत्तर प्रदेश में है वहाँ, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे, तो वो इन्होंने आंदोलन किए और लगभग 25 दिनों तक ऑफिस का घेराव किया और इसमें लगभग 25,000 किसानों ने भाग लिया था।
तो अंततः सरकार ने सुना। फिर 1988 के वर्ष में ही एक और क्रांति चलाया जिसका नाम था बोट क्लब रैली। बोट क्लब रैली, अब ये क्या है? तो जब ये गन्ना और गेहूं के दामों पर नियंत्रण हो गया, कंट्रोल करने लगा सरकार, तो ये बोट क्लब रैली इन्होंने चलाई। ये रैली दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो यूपी से और तमाम जगह से, पूरे देश से जो किसान हैं वो दिल्ली पहुंचने लगे और बहुत सारे किसान जो है दिल्ली में जमा हो गए। तो दिल्ली में इन्होंने एक रैली किया जिसमें देश के विभिन्न भागों से बहुत सारे किसान जमा हो गए और बोट क्लब जो दिल्ली में एक जगह है वहीं पे ये आयोजन हुआ था। और इसी के क्रम में क्या हुआ कि इंडिया गेट से विजय चौक तक, दिल्ली में जगह है इंडिया गेट और विजय चौक, तो इंडिया गेट से लेकर के विजय चौक तक इंडिया गेट से विजय चौक तक लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है। ये रास्ता यहाँ पे मार्च किया गया पैदल। तो किसान क्या किए, बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से यहाँ तक मार्च किए। और इस आंदोलन में लगभग, आपको आश्चर्य होगा, 8 लाख किसान भाग लिया था। इतना बड़ा आंदोलन था, है ना। और अंततः सरकार को बात करना पड़ा इनसे और इनकी जो मांगे थी उस पर विचार करना पड़ा, उसमें कुछ छूट देना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इनकी मांगे क्या क्या थी, ये जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इनकी मांग क्या थी। तो इनकी जो ये था बोट क्लब रैली, इनकी बहुत सारे मांगे थी। तो भारतीय किसान यूनियन का अपना एक मांग है। तो इनकी मांगे होती है, पहला था कि गन्ना जो है, गन्ना और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाए। मतलब न्यूनतम, ऐसा एक डाटा फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये चीज़ें कम से कम इतना में खरीदा जाएगा। अधिक से अधिक आप जितना में व्यवसाय कर लो, लेकिन कम से कम इतना में खरीदा जाएगा। तो न्यूनतम सममूल्य जो है उसमें कहा गया है कि वृद्धि किया जाए, है ना। ये बहुत कम मूल्य तय कर दिया गया है, न्यूनतम मूल्य, तो इसमें वृद्धि किया जाए। दूसरा मांग रखा गया कि बिजली बिल में कटौती किया जाए। किसानों के बिजली बिल में, किसके बिजली बिल में? किसानों के, क्योंकि खेतों तक बिजली होता है और मोटर से ही सिंचाई होती है। तो किसानों के बिजली बिल में कटौती किया जाए, है ना। कटौती किया जाए। तीसरा मांग रखा, मतलब इस तरह के बहुत सारे मांगे थे, हम कुछ प्रमुख मांगों को देख रहे हैं। तो किसानों के बिजली बिल में कटौती किया जाए। तीसरा मांग था कि कर्ज माफ़ी किया जाए। किसान जो कर्ज लिए हैं सरकार से उसको माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करना होगा। चौथा मांग था कि जब जैसे सरकारी नौकरी में लोग रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलता है सरकारी सेवा में, तो कहा गया कि किसान को भी 60 साल के बाद पेंशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पेंशन मिलना चाहिए। और क्या कहा गया? पांचवा मांग था कि WTO से ये जो गन्ना और गेहूं को WTO के कंट्रोल से बाहर रखना चाहिए। अब ये WTO क्या है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड मतलब विश्व और ट्रेड मतलब व्यापार संगठन। इसको हिंदी में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या है? इसको भी शॉर्टकट में निपटा देते हैं। तो शॉर्टकट में क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार संगठन बना, तो जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें कंट्रोल करने के लिए, उसको समायोजित तरीके से चलने के लिए, ताकि व्यापार में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, एक देश दूसरे से सामान ले, दूसरे उससे नहीं ले। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि व्यापार में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसी असंतुलन को समन्वित करने के लिए ये बनाया गया WTO। तो जब भी किसी दो देश के बीच मनमुटाव होता है और व्यापार असंतुलित होती है या व्यापार जो है व्यापार प्रभावित होता है, तो चूँकि वैश्वीकरण के दुनिया में अगर एक दूसरे से व्यापार प्रभावित होगा तो पूरे वर्ल्ड प्रभावित होगा। तो इसीलिए देखते हैं कि इकोनॉमी अगर एक देश में गिरता है तो पूरे जगह गिर जाता है। इस सब कुछ चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो WTO के उससे इस गेहूँ और गन्ना के मूल्य को बाहर रखा जाए, ये कहा गया। इस तरह की तमाम मांगे थीं।
तो बाद में जब इतने सारे किसान यहाँ पे गए आंदोलन में, तो सरकार ने इनके साथ बैठक किया और बैठक करके इनके कुछ बातों को सुना, कुछ बातों को मान लिया गया, कुछ बातों को नहीं मान लिया गया। यही लोकतंत्र का हिस्सा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी मांगें उठती हैं उसमें से सरकार सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ मांगें मानती हैं, जो मानने योग्य नहीं होता, जैसे पेंशन वाला मानने योग्य नहीं था तो ये लागू नहीं हुआ, है ना। और इस तरह बाद में भी अभी भी ये संगठन है और बाद में भी आंदोलन चलता था। अभी भी किसानों के मुद्दों को लेकर के ये संगठन हमेशा आंदोलन करता है। जब भी आप अखबार को देखेंगे तो आपको जो है हर एक साल 2-3 ऐसे आंदोलन दिख जाएंगे भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। और अब सवाल उठता है कि अभी जो वर्तमान में, उस समय में अध्यक्ष कौन थे? जब भी कोई संगठन होता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उस समय में BKU भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। और सचिव जो था ये था यदुवीर सिंह, यानी सेक्रेटरी वगैरह। लेकिन अभी जो वर्तमान की बात करेंगे तो हमको लगता है 2011 के आसपास, फैक्ट डाटा नहीं है लेकिन देख लेंगे आप लोग कहीं, तो महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु हो गई थी। और अभी वर्तमान में राकेश टिकैत जो कि महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, है ना, तो ये अध्यक्ष हैं किसके? BKU ने, भारतीय किसान यूनियन के, है ना, वर्तमान में। हालांकि 2000 ये इससे पहले क्या हुआ कि BKU फिर से 2 भागों में बटा है, ठीक है। एक BKU ओरिजिनल बना दिया गया है और एक BKU है। तो हम जो पहले वाला BKU है उसकी बात कर रहे हैं, इससे एक और अलग हो गया। तो कहा गया कि बाद में ये जो है किसी राजनीतिक दल का समर्थन लेने लगा, क्योंकि पहले जो राजनीति BKU यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत बनाए थे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन के रूप में। लेकिन बाद में देखा गया कि यहाँ भारतीय किसान यूनियन किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हो गया, किसी राजनीतिक दल को वो फ़ायदा पहुँचाने लगे। तो इस तरह का आरोप लगे इन पर। तो एक इसमें से एक गठन जो है, संगठन अलग हो गया और अपना एक अलग संगठन बना लिया, है ना। तो अभी जो है BKU जो है, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से लोकतंत्र में दबाव समूह काम करता है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन काम करता है और सरकार को उनके आगे झुकना पड़ता है, ठीक है। अब हम अगले एक आंदोलन की बात करेंगे, जनसंघर्ष में एक अगले जनसंघर्ष की बात करेंगे, जो स्वतंत्र ये कोई संगठन नहीं था, ये जन आंदोलन हुआ था। अब खुद से लोग के स्वस्फूर्त पर हुआ था। तो ये जो जन आंदोलन था ये महिलाओं ने किया था और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं। और ये आंदोलन था, इसका नाम था तारी विरोधी आंदोलन। क्या नाम था? तारी विरोधी आंदोलन, है ना। तो नाम से ही स्पष्ट है, तारी विरोधी होगा तो पुरुष तो करेगा नहीं तारी का विरोध, महिला ही करेंगी, है ना। तो तारी विरोधी आंदोलन चलाया गया और इसमें किसी संगठन का हाथ नहीं था। ये क्या था? जन आंदोलन था, मतलब ये जनता के द्वारा स्वयं से किया गया था, है ना। इसमें किसी राजनीतिक संगठन या स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का कोई भी हाथ नहीं था। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो एक संगठन था, वो हमेशा बना रहता है। लेकिन जब कोई जन आंदोलन होता है वो तत्कालीन किसी मुद्दे पर होता है और फिर जब वो मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो जन आंदोलन खत्म हो जाता है। तो तारी विरोधी आंदोलन ये महिलाओं के द्वारा किया गया। क्यों किया गया, कैसे किया गया, बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश, हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ चलेंगे? आंध्र प्रदेश में, है ना। एक जिला है नेल्लौर। क्या है? एक जिला है नेल्लौर और इसी का एक गांव है दुबरगंटा। क्या है? दुबरगंटा। यहाँ पे क्या हुआ 1990 के आसपास में एक प्रौढ़ साक्षरता केंद्र, यानी कि जो प्रौढ़ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको साक्षरता यानी साक्षर कराया जाए, अक्षर से परिचित कराया जाए। तो इस केंद्र में क्या हुआ, महिलाओं ने बहुत अधिक मात्रा में भागीदारी लिया। महिला ने कहा कि हम इसमें पढ़ेंगे और साक्षर हो जाएंगे। तो इसमें जब महिलाएं आती थी तो संगठित रूप से बहुत सारे महिलाएं हैं और जब आपस में बात करती थी तो एक समस्या आता था कि सारे घरों की पुरुष जो थे ना वो शराबी थे, है ना। तो इसको लेकर के बात होती थी इनके बीच में। और जब बात हुई
तो इनको लगा कि ये समस्या तो कॉमन है, सबके साथ है, तो इसका विरोध होना चाहिए। अब विरोध क्यों होना चाहिए भाई? पुरुष शराबी है तो इनको क्या दिक्कत है? इसके साथ दिक्कत था, घरों के जो पुरुष थे वो शराबी हो गए थे और शराब के नशे में जब घर आते थे तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, है ना, कि क्योंकि ये जो पैसे कमाते थे वो शराब में उड़ा देते थे और घर पे ध्यान नहीं देते थे। तो घर में तो और भी आवश्यकताएं होती है ना, तो और आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते थे और इसीलिए जो है घरों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो इन लोगों को लगा कि ये शराब ही हमारे समस्याओं का मूल जड़ है, यानी हमारे गरीबी का मूल जड़ है। आज भी आप देखेंगे कि महिलाएं जो होती है बहुत जागरूक होती हैं इन सब चीज़ों पे, घरों को कैसे जो है पैसे का मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, है ना। तो इनको लगा कि हमारी गरीबी का मूल कारण है ये जो शराब है, ये इनका विरोध होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 5, 10, 20 लोग मिल करके क्या किया, ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। और इसमें इनका जो ये साक्षरता केंद्र था इसमें भागीदारी था। और ये कब शुरू हुआ? 1992 में। 1992 में इन्होंने क्या किया, ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? ताड़ी विरोधी आंदोलन। कब शुरू कर दिया? 1992। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे, पूछे ही जाते हैं। 1992 में शुरू कर दिया। कौन शुरू कर दिया? वहाँ की स्थानीय महिला। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की नेल्लौर के दुबरगाटा गाँव की, है ना। तो स्थानीय महिला ने शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगी, क्योंकि सबकी समस्या कॉमन समस्या है ना, तो सब जुड़ने लगे, है ना। तो लगभग इसमें जो है कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने में, महीने 1 महीने में 5000 महिलाओं ने भाग लिया इस आंदोलन में। और धीरे धीरे ये पहले गांव में फैला, गांव से जो है बगल के गांव में फैला, गांव बगल के गांव से जिला में फैलने लगा और धीरे धीरे ये आंदोलन क्योंकि पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया, है ना। और ये लोग शराब के ठेके का विरोध कर रहे थे, है ना। तो ये आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन फैलने लगा धीरे धीरे। ये आंदोलन बहुत व्यापक हो गया। तो अंततः सरकार को इस पर कुछ डिसीजन लेना पड़ा। और फिर बाद में क्या हुआ, जब ये आंदोलन नरम पड़ने लगा, बाद में इस आंदोलन का जो स्वरूप है ना वो बदल गया। जो उद्देश्य था, पहले उद्देश्य था कि शराब से मुक्ति होना चाहिए, फिर धीरे धीरे उद्देश्य बदल गया। ये जो संगठन, ये जो समूह बन गया ना महिलाओं का, अब ये बात करने लगी सामाजिक मुद्दों पर, यानी महिलाओं के साथ समाज में जो हो रहा है उस मुद्दों पर, भेदभाव के मुद्दों पर बात करने लगी। शराब पीछे छूट गया, शराब तो जो विरोध हो रहा था उसका तो जो कंक्लूजन निकला वो निकला, लेकिन ये लोग बात करने लगे सामाजिक मुद्दों पर। सामाजिक मुद्दों पर मतलब ये लोग कहने लगे कि राजनीति में हमको बराबरी का हिस्सेदारी चाहिए, मतलब समान प्रतिनिधित्व चाहिए। जैसे कि अब देखते हैं लोकसभा या विधानसभा में अभी भी ज़्यादातर नेतागण पुरुष होते हैं, है ना। तो इनका कहना था कि जब आबादी आधी है, 50% पुरुष है इस देश में, 50% महिला है, तो क्यों नहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें भी महिलाएं ज़्यादा मात्रा में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये जो पुरुष वर्ग के लोग हैं ये महिलाओं को दबाना चाहते हैं। तो ये सामाजिक आधार पर बात करने लगे और बात करने लगे कि हमको समान प्रतिनिधित्व मिले, कि प्रतिनिधित्व में आरक्षण की बात करने लगे, है ना। तो हालांकि ये जब आरक्षण की बात करने लगे तो उस समय क्या हुआ, ये आंदोलन तेज हुआ तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट लोकसभा में भी उठी और तो लोकसभा में पास भी हो गया था ये स्थानीय प्रांतीय स्वशासन। जब हम लोग दूसरे अध्याय में बात कर रहे थे पंचायत में, तो उसमें आप देखे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में है, हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। तो उसी में पहले लोकसभा में पास किया गया था, लेकिन बाद में राज्य के विधानसभाओं ने इसको नहीं माना और ये इस तरह से रह गया। हालांकि बाद में कई राज्यों ने, जैसे बिहार जैसे राज्य, बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिहार जैसे राज्य ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया और 50% आरक्षण दिया। इसी के प्रभाव स्वरूप केंद्र में एक बिल है, महिला आरक्षण विधेयक, जो 1990 के दशक से, उससे भी पहले से लटका हुआ है ना। तो 1990 के दशक में जब ये चर्चा हुआ था तो उसी समय केंद्र सरकार में केंद्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होना शुरू हुआ कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व है ना, जैसे कि ये जो सांसद हैं, जैसे सीट होता है तो उसमें कोई सा सीट रिजर्व कर दिया जाए कि इस सीट से केवल और केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, है ना। तो इस तरह से सांसद में जो है, चूँकि हम लोग जब लोकतंत्र में समान भागीदारी की बात कर रहे थे तो हर समुदाय की वो भागीदारी मिलना चाहिए। तो महिला भी तो एक समुदाय, लिंग के आधार पर विभाजन तो है ना, पुरुष और महिला, तो महिला
महिलाओं को के भी अपने हित होते हैं ना, तो उनके लिए भी उनको भी समान भागीदारी मिलना चाहिए शासन व्यवस्था में। तो ये कहा गया है कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाना चाहिए, कहाँ पे, चुनाव में, है ना। 33% सीट रिजर्व होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 सीटों पर चुनाव होगा तो उसमें 33 सीट पर केवल और केवल महिला ही लड़ेंगी, पुरुष नहीं लड़ेंगी, क्योंकि महिला डायरेक्ट रूप से राजनीति में नहीं आ पा रही हैं। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, आरक्षण। जैसे कि कोई अगर पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है तो वो क्या करे, उसको नीचे से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आरक्षण यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह लाया जा रहा था, बात किया जा रहा था कि 33% आरक्षण देंगे तो इससे क्या होगा, महिलाएं संसद तक पहुंचेंगी। लेकिन ये बिल सदन में पास नहीं हुआ। ये बिल कई बार पेश हो जाए, इस बिल की एक अलग कहानी है। तो सदन में जो है जब कोई कानून बनाते हैं हम लोग तो पास करना पड़ता है लोकसभा से और राज्यसभा से, है ना। उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही वो कानून बन जाता है। लेकिन ये कानून कभी पास ही नहीं हुआ। एक बार जो है कांग्रेस की सरकार में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा से नहीं पास हो गया। यहाँ तक कि 14वीं लोकसभा से पहले 13वीं लोकसभा जब हो रहा था तो 13वीं लोकसभा में भी ये पेश हुआ था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई उसमें नहीं, एक बार भी नहीं पेश हुआ। उससे पहले जितने भी लोकसभा हुए सब में ये बिल पेश हुआ और हर बार जो है ये बिल का इतना ज़्यादा विरोध हुआ, है ना, कि ये बिल पास ही नहीं हुआ। अगर ये बिल पास होता तो संसद में 33% आपको महिलाएं दिखती। तो इस आंदोलन का ये एक असर है कि ये महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हुआ और स्थानीय निकायों में तो महिलाओं को आरक्षण मिल भी गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि महिला आरक्षण में कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई थी, तो 33% आरक्षण की मांग की गई थी, है ना। और स्थानीय स्वशासन में बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण है महिलाओं को, तो 50% है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि या तो सरकार पर जो है राजनीतिक दल यानी कि विरोधी पार्टी तो दबाव बनाती ही बनाती है। इसके अलावा स्वतंत्र राजनीतिक संगठन जैसे कि ये दलित पैंथर्स बनाया था, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन बना रहा था, और इसके बाद ये तो संगठन हो गए, ये भी समय समय पर बनाते रहते हैं। और इसके बावजूद भी हमारे पास ये अधिकार है कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं जनता की मांग पर, है ना, किसी विषय को लेकर के। तो जैसे तारी के विरोध में यहाँ पे हो गया था, बाद में ये लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करने लग गए, है ना। तो इस तरह के जनता के मांग पर जन आंदोलन हो जाता है और जन आंदोलन को भी जो है सरकार को माननी पड़ती है उनकी मांगों को, क्योंकि सरकार को कौन चुनता है, जनता ही चुनता है। और आंदोलन भी कौन कर रहा है, जनता ही कर रहा है। तो सरकार को इनसे वोट लेना है तो ये इनकी मांगों को ऑब्वियसली मानेगी। इसीलिए हम लोग कभी कभी हमेशा कहते हैं कि जन संघर्ष या प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र में आवश्यक है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। अगले दिन और किसी नए जो है आंदोलन की चर्चा करेंगे, है ना। नए आंदोलन की चर्चा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा करेंगे जो पर्यावरण के लिए हुआ था। इन सब आंदोलन की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, नीचे में जो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए। उसको दबाने के साथ हमारा और आपका कनेक्शन हमेशा के लिए बन जाएगा, क्योंकि हम, और बगल में घंटी है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो लेकर के आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।